Hello friends, my name is Krishna Sharma. I am an assistant professor in GCW Bravada, Rewari. In this lecture, we are going to study about Mobius transformation, cross ratio and inverse points. चलिए शुरू करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से. एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप W is equal to अल्फा Z plus बीटा, जहाँ पे अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. अगर हम अल्फा को ए ई रेज टू पावर आयोटा लैम्डा लेंगे तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होगा, मैग्निफिकेशन बाय ए, रोटेशन बाय लैम्डा एंड ट्रांसलेशन बाय बीटा. जैसे कि सपोज ये हमने मैग्नीफाई कर दिया इसको ए से, देन दिस इज अ रोटेशन बाय लैम्डा, कुछ एंगल से हमने इस फिगर को रोटेट कर दिया, एंड देन वी ट्रांसलेटेड इट बाय बीटा, सम कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया. अब हम स्टडी करेंगे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को. एक ट्रांसफॉर्मेशन जो इस फॉर्म की हो, W इज इक्वल टू AZ प्लस B होल डिवाइडेड बाई CZ प्लस D, उसको हम एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, जहां पर A, B, C एंड D हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और AD माइनस BC हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है. अब हम प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक 1-1 मैपिंग है. सपोज कीजिए W1 इज इक्वल टू W2. इसका मतलब हमारे पास हुआ कि AZ1 प्लस B होल डिवाइडेड बाई CZ1 प्लस D इज इक्वल टू AZ2 प्लस B होल डिवाइडेड बाई CZ2 प्लस D. इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो इक्वल टर्म्स हैं उनको कैंसिल करने के बाद सिंपल अलजेब्रा के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस टाइप से आ जाएगी, AD माइनस BC होल इंटू Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0. जैसा कि हमने मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में एज्यूम किया था कि AD माइनस BC हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब हमारे पास हुआ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज हमारे पास Z1 जो है वो Z2 के इक्वल आ जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास एक 1-1 मैपिंग है. मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट डिफाइंड ऑन Z इज इक्वल टू माइनस D बाई C, और ये A बाई C वैल्यू भी नहीं ले सकता. इसको आप इजीली चेक कर सकते हो. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर बाइजेक्टिव प्रूव करें, तो इसके लिए एक दूसरा तरीका है. हम एक नया सेट डिफाइन करते हैं C इंफिनिटी, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन. इसमें हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल देते हैं C के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंफिनिटी. ये जस्ट एक सिंबल है. तो हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को एक दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारा पॉइंट है कोई और वो माइनस डी बाई सी के इक्वल नहीं है, तो यूजुअली जैसे हम डिफाइन करते हैं ए जेड प्लस बी होल डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी, ऐसे ही डिफाइन करेंगे. अगर हमारा पॉइंट z इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी हुआ तो हम उसको इन्फिनिटी पे मैप करेंगे, जो कि एक सिंबल है. और अगर हमारे पास, क्योंकि अब हमारे एक्सटेंडेड प्लेन में इन्फिनिटी आ चुका है, तो अगर हमारे पास z इन्फिनिटी हुआ तो हम उसको मैप करेंगे a बाई सी के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन a बाई सी वैल्यू नहीं लेता है. इस तरीके से जो W है हमारे पास, जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बाइजेक्टिव हो जाएगी फ्रॉम C इन्फिनिटी टू C इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन. और जो हमारे पास पॉइंट है माइनस डी बाई सी एंड इन्फिनिटी, इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स. अब हम डेफिनेशन देखते हैं फिक्स्ड पॉइंट्स या फिर इनवेरिएंट पॉइंट्स. द पॉइंट्स विच कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. मैथमेटिकली इसका मतलब है कि अगर एफ जेड जेड के इक्वल है तो हम उस पॉइंट को कहेंगे फिक्स पॉइंट या फिर इनवेरिएंट पॉइंट, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा है. सपोज करो W हमारे पास एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है AZ प्लस B होल डिवाइडेड बाई CZ प्लस D, और हमें इसके फिक्स पॉइंट्स निकालने. इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि Z हमारे पास AZ प्लस B होल डिवाइडेड बाई CZ प्लस D के इक्वल होना चाहिए. अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सिंपल अलजेब्रा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CZ स्क्वायर प्लस D माइनस A होल Z प्लस B इक्वल टू 0. यानी कि अगर कोई फिक्स पॉइंट होगा तो वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
सेटिस्फाई करेगा। तो हम सबसे पहला केस लेते हैं जब हमारे पास C 0 हो और D माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब D और A इक्वल नहीं है। इस केस में जो हमारे पास WZ हो जाएगा वो हो जाएगा AZ प्लस B होल डिवाइडेड बाई D इफ Z बिलोंग्स टू C, अदरवाइज इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी पे ही मैप करेगा। इस केस में हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी आई थी वो आएगी Z इंटू डी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारे पास Z इज इक्वल टू बी बाई डी माइनस ए एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास W हर जगह डिफाइंड है और इसका सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट है और वो है Z इज इक्वल टू बी बाई डी माइनस ए इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इन्फिनिटी को भी हम एक फिक्स पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो फिक्स पॉइंट्स हैं, एक इन्फिनिटी और एक b बाई डी माइनस ए। अब हम अपना सेकंड केस कंसीडर करते हैं जिसमें c 0 हो, d माइनस ए भी 0 हो लेकिन b नॉन जीरो। इस केस में हमारे पास जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी वो होगी z प्लस बी बाई डी, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है, अदरवाइज इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी पे मैप करेगा। W जो है हर जगह डिफाइंड है लेकिन इसका C में कोई फिक्स पॉइंट नहीं है क्योंकि ये एक ट्रांसलेशन है और ट्रांसलेशन के बाद कोई भी पॉइंट खुद के ऊपर मैप नहीं कर सकता। इन्फिनिटी को हम एक फिक्स पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। अब हम अपना थर्ड केस कंसीडर करते हैं जिसमें C हमारे पास नॉन जीरो है और D जो कि है D माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4BC इज नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ पे D हमारे पास जो इक्वेशन थी जिसको फिक्स पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट है, तो बेसिकली हमारा डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो है। इस केस में हमारे पास WZ जो होगा वो यूजुअली जो हम डिफाइन करते हैं वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी D माइनस ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ D होल डिवाइडेड बाई 2C। तो यहाँ पे W जो हमारे पास मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है उसके दो डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट्स हैं C के अंदर ही। अब हम अपना फोर्थ केस कंसिडर करते हैं जहाँ पे C हमारे पास नॉन जीरो हो और D हमारे पास जीरो हो। इस केस में भी हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली जैसे हम डिफाइन करते हैं वैसे ही होगी और जो इस इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे Z इज इक्वल टू डी माइनस ए बाई 2C, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जीरो है। इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट होगा C के अंदर और कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पास किसी भी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के एट मोस्ट दो फिक्स पॉइंट्स हो सकते हैं। कुछ केसेस में हमारे पास एक ही फिक्स पॉइंट है C के अंदर, कुछ केसेस में हमारे पास C के अंदर कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, सिर्फ इन्फिनिटी फिक्स पॉइंट है। कुछ केसेस में हमारे पास C के अंदर ही दो डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट्स हैं। तो एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के एट मोस्ट दो फिक्स पॉइंट्स हो सकते हैं। चलिए एक थ्योरम देखते हैं। द कंपोजिशन ऑफ टू मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस को कंपोज करते हो तो आपके पास एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। सपोज कीजिए W हमारे पास AZ प्लस B डिवाइडेड बाई CZ प्लस D है और फाई हमारे पास है A1Z प्लस B1 डिवाइडेड बाई C1Z प्लस D1 और हमारे पास ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस की दो कंडीशंस हैं जो हम ऑलवेज करते हैं। अगर हम W और फाई को कंपोज करते हैं तो हमारे पास सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन से जो फाइनल है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी AZ प्लस B डिवाइडेड बाई CZ प्लस D, जहाँ पे A की वैल्यू है A1A प्लस B1, B की वैल्यू है A1B प्लस B1D, C की वैल्यू है C1A प्लस D1C और D की वैल्यू है BC1 प्लस DD1। अगर हम कैपिटल A इंटू कैपिटल D माइनस कैपिटल B इंटू कैपिटल C निकालेंगे तो सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन से वो हमारे पास आएगा A1D1 माइनस B1C1 इंटू AD माइनस BC। सिंस दोनों ही हमारे पास नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी हमारे पास नॉन ज़ीरो ही आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि फाई कंपोजिशन W जो है
हमारे पास एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है वो है कि एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है उन्हीं की कंपोजिशन का एक रिजल्ट है। तो चलिए देखते हैं इसको। सपोज करो W हमारे पास एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ द फॉर्म AZ प्लस P होल डिवाइडेड बाय CZ प्लस D, और AD माइनस PC हमारे पास नॉन जीरो है। तो W में हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे AZ प्लस B में से A कॉमन लेना है, तो हमारे पास आएगा Z प्लस B बाई A, और नीचे से हमें C कॉमन लेना है, तो हमारे पास आएगा Z प्लस D बाई C इज इक्वल टू, यहाँ से हम A बाई C ले लेंगे और ऊपर हम लिखेंगे Z प्लस B बाई A को Z प्लस D बाई C प्लस B बाई A माइनस D बाई C। बेसिकली हमने क्या किया, D बाई C ऐड भी किया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीचे हमने सेम रखा है, इज इक्वल टू। अब हम इनको अलग अलग से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस B बाई A माइनस D बाई C डिवाइडेड बाय Z प्लस D बाई C। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है A बाई C को, तो A बाई C प्लस अंदर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा A बाई C, और यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा BC माइनस CD बाई AC एंड Z प्लस D बाई C एज इट इज। उसके बाद A बाई C को हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा BC माइनस CD बाई होल स्क्वायर, दैट इज अ सिंपल A से A कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं, इनटू 1 बाई Z प्लस D बाई C। ओके, तो यहाँ पे आप जो चीज़ है वो ध्यान से देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, Z प्लस D बाई C, बेसिकली हमें एक ट्रांसलेशन करना है, फिर उसके बाद हमें करना है 1 बाई Z प्लस D बाई C, इसका मतलब हम इन्वर्जन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन, और फिर हम दोबारा एक ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सो अगर हम अपना W1 लेते हैं A बाई C प्लस Z, W2 लेते हैं BC माइनस AD बाई C स्क्वायर इंटू Z, और W3 लेते हैं 1 बाई Z, और W4 लेते हैं Z प्लस D बाई C, दे ऑल आर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर आप इनकी कंपोजिशन करोगे तो आपके पास W आ जाएगा। सिंपली वही चीज़ है, Z प्लस D बाई C को एक ट्रांसलेट करना है, फिर उसका इन्वर्जन करना है, फिर उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, और फिर दोबारा इसका ट्रांसलेशन करना है। हमारा नेक्स्ट रिजल्ट कहता है कि अगर T और S दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है इस तरीके से कि वो इक्वल हैं 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर, तो वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर इक्वल होंगे। अब इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज करो Z1, Z2 और Z3 हमारे पास ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर T और S इक्वल हैं, तो T इनवर्स कंपोजिशन S ऑफ ZR जो हम निकालेंगे वो हमारे पास ZR के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे R की वैल्यू 1, 2 और 3 आप रख सकते हो, तो तीनों ही केसेस में आपके पास क्या आ जाएगा, T इनवर्स कंपोजिशन S ऑफ Z1 या Z2 या Z3 Z1, Z2 और Z3 के इक्वल आएंगे, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि T इनवर्स कंपोजिशन S एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके 3 डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट्स हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने सारे पॉसिबल केसेस देख लिए थे, इसलिए T और S को इक्वल ही होना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस रेशियो। सपोज करो T एक यूनिक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है जो Z1 को 0 के ऊपर मैप कर रहा है, Z2 को 1 पे और Z3 को इंफिनिटी पे। पिछले रिजल्ट से हमने ये देखा था कि ऐसी सिर्फ एक ही मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि अगर कोई और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन सेम कंडीशंस के साथ हुई तो वो T के इक्वल हो जाएगी। तब जो हमारी क्रॉस रेशियो होगी Z1, Z2, Z3 और Z की, जिसको हम डिनोट करेंगे ब्रैकेट Z, Z1, Z2, Z3 से, वे वो पॉइंट होगा जहाँ पर T जो है Z को मैप करेगा। सपोज T जो है Z को मैप करता है आयोटा पे, तो जो क्रॉस रेशियो हो जाएगी Z, Z1, Z2, Z3 की, वो क्या हो जाएगी, आयोटा।
लकीली हमारे पास क्रॉस रेशियो निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं। अगर तीनों ही Z1, Z2, Z3 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 होल डिवाइडेड बाय Z माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z1। अगर हमारे पास Z2 और Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है लेकिन Z1 इन्फिनिटी है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z3। इसी तरीके से आपके ये और फॉर्मूलेज भी हैं जो यहाँ पे स्क्रीन पे हैं जिनको आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास Z2 अगर हमारे पास इन्फिनिटी हुआ तो हमारे पास फॉर्मूला होगा Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z3। अगर Z3 इन्फिनिटी हुआ तो हमारे पास फॉर्मूला होगा Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1। जो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है वो है कि इफ अगर कोई मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है S जो Z को W पे मैप करती है, Z1 को W1 पे, Z2 को W2 पे और Z3 को W3 पे, तो जो क्रॉस रेशियो होगी W1, W2, W3 की वो किसके इक्वल होगी? क्रॉस रेशियो ऑफ Z, Z1, Z2, Z3। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन अपने पॉइंट्स की क्रॉस रेशियो को प्रिजर्व करके रखती है। तो इसके लिए हम क्या मान सकते हैं कि सपोज करो W, W1, W2 और W3 की जो क्रॉस रेशियो है उसको हमने TW मान लिया। सिंस W SZ के इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं T कंपोजिशन S ऑफ Z। अब आप ये देखिए T कंपोजिशन S ऑफ Z1 क्या होगा? वो होगा T ऑफ S ऑफ Z1। S ऑफ Z1 हमें पता है W1 के इक्वल है तो T ऑफ W1 हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरीके से T कंपोजिशन S ऑफ Z2 हम निकालेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा। इसी तरीके से T कंपोजिशन S ऑफ Z3 अगर हम निकालते हैं तो वो इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि T कंपोजिशन S एक ऐसी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है जो Z1 को 0 के ऊपर मैप कर रही है, Z2 को 1 के ऊपर और Z3 को इन्फिनिटी के ऊपर। तो इसलिए जो क्रॉस रेशियो होगी Z1, Z2, Z3 की और Z की वो क्या होगी? T कंपोजिशन S ऑफ Z जो किसके इक्वल है? W, W1, W2, W3 की क्रॉस रेशियो के इक्वल है। तो यहां से हम ये चीज इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इनवर्स पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, उसके इंटीरियर में एक पॉइंट है A और उसके एक्सटीरियर में एक पॉइंट है B। तो हम A और B को इनवर्स कहेंगे एक दूसरे का विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल अगर हमारे पास कंडीशन होगी कि OA डॉट OB इज इक्वल टू R स्क्वायर वेयर R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मॉड ऑफ A माइनस Z नोट इंटू मॉड ऑफ B माइनस Z नोट हमारे पास R स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अगर हम A माइनस Z नोट को मानते हैं मॉड ऑफ A माइनस Z नोट ई रेज टू पावर आयोटा थीटा और B माइनस Z नोट को मानते हैं इक्वल मॉड ऑफ B माइनस Z नोट इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हो कि हमने एंगल इक्वल हैं इसीलिए हमने दोनों का एंगल थीटा लिया है। तो A माइनस Z नोट इंटू B माइनस Z नोट के कॉन्जुगेट से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आएगा A माइनस Z नोट का मोड इंटू B माइनस Z नोट का मोड जो कि R स्क्वायर के इक्वल है। तो बेसिकली हमारे पास कंडीशन जो आएगी वो ये आएगी कि A माइनस Z नोट इंटू B माइनस Z नोट का कॉन्जुगेट हमारे पास R स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तब हम ये कहेंगे कि A और B जो हैं एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर हम यहाँ पे Z नोट को 0 लेते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, A B कॉन्जुगेट हमारे पास R स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। दूसरी चीज आप नोट कर सकते हैं कि Z और 1 बाय Z कॉन्जुगेट इनवर्स हैं एक दूसरे के ऑफ द सर्कल
mod z इज इक्वल टू 1, मतलब उस सर्कल के ये कॉन्जुगेट हैं जिसके सेंटर 0 है और रेडियस आपके पास 1 है। हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है कि इफ a and b आर इनवर्स पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज mod of z minus a divided by z minus b is equal to k, जहां पर k की वैल्यू 1 नहीं है और ये कोई रियल कांस्टेंट है। सपोज कीजिए कि a माइनस जेड नोट हमारे पास है अल्फा ई रेज टू पावर आयोटा लेमडा और b माइनस जेड नोट हमारे पास होगा आर स्क्वायर बाय अल्फा ई रेज टू पावर आयोटा लेमडा। ये कंडीशंस हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें ये पता है कि a माइनस जेड नोट का मोड इंटू बी माइनस जेड नोट का जो मोड है वो आर स्क्वायर के इक्वल है। अब हम z को जो सर्कल का कोई भी पॉइंट होगा उसको हम लिख सकते हैं z नोट प्लस आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सर्कल का हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो हमें गिवन है थ्योरम में। इट मीन्स z माइनस ए बाई जेड माइनस बी का कंप्लीट मोड क्या इस इक्वेशन किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा जो कि 1 के इक्वल नहीं। वेल इसमें सिंपली हम इसमें z की वैल्यू पुट कर देंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, z नोट माइनस ए की वैल्यू और z नोट माइनस बी की वैल्यू पुट करने के बाद और सिंपल अलजेब्रा के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी p बाई आर मॉड ऑफ आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस बी ई रेज टू पावर आयोटा लैम्डा डिवाइडेड बाय बी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस आर ई रेज टू पावर आयोटा लैम्डा। वेल सिंपल कैलकुलेशंस अगर हम करते हैं आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस बी ई रेज टू पावर आयोटा लैम्डा डिवाइडेड बाय बी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस आर ई रेज टू पावर आयोटा लैम्डा के कंप्लीट मोड की, तो यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और अगर आप मोड का फॉर्मूला निकालोगे तो एट द एंड आपके पास जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। सो अगर हम k को b बाई आर रखें और नोट कीजिए कि b जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन r था क्योंकि जो a पॉइंट है वो सर्कल के इंटीरियर में था और b इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड ओरिजिन। तो k इज इक्वल टू बी बाई आर रखते हैं जो कि नॉट इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास जो है z माइनस ए बाई जेड माइनस बी का होल मोड k के इक्वल आता है। इसका मतलब सर्कल का हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो we can say that the equation of circle can be written in this form. Inverse points with respect to a line. A और B को इनवर्स पॉइंट कहा जाएंगे एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू द लाइन L इफ अगर ए बी हमारे पास एक परपेंडिकुलर हो टू द लाइन, उस लाइन के परपेंडिकुलर हो और OA इज इक्वल टू OB। आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर हो ए बी की। इन कॉम्प्लेक्स टर्म्स हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए माइनस जेड नोट इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस जेड नोट। ईच पॉइंट ऑन द लाइन जो है वो इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम ए एंड बी से, तो इसलिए हम लिख सकते हैं z माइनस ए डिवाइडेड बाई z माइनस बी का जो मोड है वो हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी जिसके इनवर्स पॉइंट्स होंगे a एंड b। तो पिछले केस में जैसे कि हमने देखा था कि k को हम नॉट इक्वल टू 1 ले रहे थे, उस केस में वहाँ पे जो इनवर्स पॉइंट्स थे हमारे पास सर्कल थे और यहाँ पे हमारे पास अगर k 1 के इक्वल आ जाता है तो हम उसको इनवर्स पॉइंट्स ऑफ लाइन कहेंगे। आप एक लाइन को एक सर्कल भी मान सकते हो विद इनफाइनाइट रेडियस। हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है कि हर एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्कल्स और लाइंस इनटू सर्कल्स और लाइंस। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कोई भी सर्कल होगा उसको एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या तो सर्कल पे मैप करेगी या फिर किसी लाइन पे, और अगर कोई लाइन होगी तो उसको या तो सर्कल पे मैप करेगी या फिर किसी लाइन के ऊपर। यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता दूं कि हम एक लाइन को इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल एज्यूम कर रहे हैं।
तो सपोज करो हमारे पास कोई मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है टी और अल्फा और बीटा इनवर्स पॉइंट्स हैं सर्कल के या फिर आप लाइन के कह सकते हो इन जेड प्लेन में। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है या फिर उस लाइन की जो इक्वेशन है वो हम इस टाइप से लिख सकते हैं z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय z माइनस बीटा का होल मॉड इज इक्वल टू k। नाउ अब हम देखेंगे tz माइनस टी अल्फा डिवाइडेड बाय tz माइनस टी बीटा का होल मॉड किसके इक्वल आता है। तो सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस करनी है हमें और आप इजीली कर सकते हो, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय z माइनस बीटा इंटू मॉड ऑफ c बीटा प्लस d डिवाइडेड बाय c अल्फा प्लस d। इसको हम ऑलरेडी जानते हैं कि z माइनस अल्फा बाय z माइनस बीटा का जो मोड है वो k के इक्वल है और c बीटा प्लस d डिवाइडेड बाय c अल्फा प्लस d के मोड को हम k डैश मान लेंगे। हेंस हम कह सकते हैं कि जो t है वो एक सर्कल को या फिर एक लाइन को सर्कल और लाइन पे ही मैप करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द k इंटू k डैश। अगर k इंटू k डैश हमारे पास 1 आता है तो वो एक सर्कल को लाइन पे मैप कर रहा है, और अगर हमारे पास k इंटू के डैश 1 के इक्वल नहीं आता है तो वो एक सर्कल को या फिर एक लाइन को आपके पास एक सर्कल पे मैप कर रहा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट z1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, z2 इक्वल टू आयोटा एंड z3 इक्वल टू 0 इनटू द पॉइंट्स w1 इक्वल टू 0, w2 इक्वल टू आयोटा, w3 इज इक्वल टू इंफिनिटी। बेसिकली हमें एक ऐसी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है जो इन्फिनिटी को 0 पे मैप करे, आयोटा को आयोटा पे और 0 को इन्फिनिटी पे। वेल सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, एक वो ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे जो इन्फिनिटी को 0 पे मैप करे, आयोटा को 1 पे और 0 को इन्फिनिटी पे, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस रेशियो। तो उसको हम नाम दे रहे हैं tz। और क्योंकि हमारे पास z1 इन्फिनिटी है और हमारे पास क्रॉस रेशियो निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला था, तो उसकी हेल्प से हमारे पास tz आएगा आयोटा बाय z। फिर हम निकालेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन जो 0 को 0 पे मैप करे, आयोटा को 1 पे और w3 को इन्फिनिटी पे। तो अगेन हम ये क्रॉस रेशियो वाला फॉर्मूला हमारा यूज करेंगे और हमारे पास uw आएगा w बाई आयोटा। अब हम क्या करेंगे, u का इनवर्स निकालेंगे। u इनवर्स ऑफ z हमारे पास आएगा आयोटा ऑफ z। ठीक है, अब हमने जो किया था एक रिजल्ट जिसमें हमने ये कहा था कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्रॉस रेशियो को प्रिजर्व करती है, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पर वो हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं u इनवर्स ऑफ tz करके, जो हमारे पास आएगी -1/z। अब यहाँ पे नोट कीजिए कि अगर आप z को इन्फिनिटी रखते हो तो 1/z इक्वल इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो इन्फिनिटी हमारे पास 0 पे मैप कर रही है। दूसरा, अगर आप z2 को आयोटा रखते हो, बेसिकली z को आयोटा रखोगे तो -1/आयोटा आपके पास आयोटा आ जाएगा, और अगर आप z को 0 रखते हो तो 1/0 आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाइड होती हैं। अब आपके लिए एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फिक्स पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस। यहाँ पे आपको 2 मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दी गई हैं, इनके फिक्स पॉइंट्स निकालिए। सेकेंड, आपको एक ऐसी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है जिसके फिक्स पॉइंट्स हों 1 एंड 2। थर्ड, आपको एक ऐसी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है जो -2 को 0 पे मैप करे, 0 को आयोटा पे और 2 को माइनस आयोटा पे मैप करे। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको ये दोनों टर्म्स डिफाइन करनी है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और फिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए, डिटरमाइन द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज वन फिक्स पॉइंट अल्फा और जो अनदर फिक्स पॉइंट है उसका वो है इंफिनिटी। रेफरेंस के लिए हमारे पास बुक है जॉन बी कॉनवे, फंक्शन ऑफ वन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, स्प्रिंगर, 3rd एडिशन। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।